साबिर साहब गांव के इज्जतदार और खुददार आदमी हैं। वो शहर में किसी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। महीने के आखिर में 2 दिन के लिए अपने अहले खाना से मिलने के लिए आया करते थे। वो जब घर आते तो अपनी बेटियों के लिए कुछ खाने के लिए जरूर लाते। आज महीने का आखिरी दिन था और वो खुश थी कि आज अब्बा घर आ रहे हैं। आलिया नाश्ता तो कर ले, उसकी अम्मी ने कहा। नहीं अम्मा, अब्बा के साथ नाश्ता करूंगी। तेरे अब्बा तो दोपहर तक पहुंचेंगे, उस वक्त तक भूखी रहेगी क्या? माँ 8 तो बज गए हैं, बस 2 भी होने वाले हैं। शफकत बेगम भी मुस्कुराकर खामोश हो गई। वो जानती थी कि जब तक अपने अब्बा से मिल नहीं लेती उसे चैन नहीं आएगा। कुछ ही देर में निदा बाजी दौड़ती हुई आई और बताने लगी कि मामू साबिर का फोन आया है। अम्मा ने तो बाजी की दूसरी बात ना सुनी और भागते हुए निदा बाजी के घर चली गई। निदा बाजी की वालदा और अम्मा सहेलियां थी। चूंकि हमारे घर में फोन की सहूलत मुयस्सर न थी, लिहाजा हम उनके घर के नंबर से ही राब्ता करते थे। बाजी सब खैरियत है ना? अब्बा तो घर आने वाले हैं, तो वो फोन क्यों कर रहे हैं? मेरे पूछने पे भी निदा बाजी ने कुछ ना बताया। मुझे तो चैन नहीं आ रहा था। घर के सहन में टहलते हुए कई चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन मेरे दिल पे लगे चक्कर तो कम नहीं हो रहे थे और मन ही मन में अब्बा की सलामती के लिए दुआ गो थी कि वही हमारे लिए सब कुछ है। दिल में अजीब ख्यालात आ रहे थे। 15 मिनट के बाद अम्मा आई। उनकी सांस फूली हुई थी, वो कांप रही थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद कहने लगी कि तेरे अब्बा जिस बैंक में मुलाजिम हैं वहां चोरी हो चुकी है। चूंकि तेरे अब्बा सिक्योरिटी गार्ड हैं और पहले शक का शिकार वही हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। या अल्लाह, बेइख्तियार आलिया के मुंह से निकला। अब वकील से बात की है और वो 15,000 रुपये पेशगी मांग रहा है। अब्बा जो पैसे भेजते थे वो तो घर के खर्च में लग जाते थे और बाकी तो गुड़िया की स्कूल फीस की नजर हो जाते थे। अम्मा ने भाई जफर से मदद लेने का सोचा। अम्मा, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अब दोबारा आप इज्जत नफ्स को चलना चाहती हैं तो क्या करूं? तेरे अब्बा को जेल में जलता हुआ देखूं? तू नहीं जानती, गरीब की जिंदगी की कुल कमाई उसकी इज्जत ही तो होती है। अगर वो ना रहे तो वो तो राख हो जाता है। अम्मा तो फट पड़ी और मेरे पास उन्हें हौसला देने के लिए कोई अल्फाज न थे। मुझे आज भी याद है कि मेरा 8वीं जमात का नतीजा निकला था और मैंने पूरे जिले में टॉप किया था। जफर भाई ने बैरून मुल्क जाने के लिए कुछ पैसे मांगे थे और अम्मा ने अपने जेवरात जो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए रखे थे उन्हें दे दिए थे और वो फरते जज्बात में रुहांसे हो गए। अम्मा ने कहा, तू तो मेरा बेटा है, तेरे काम आए या बच्चियों के, मेरे लिए तो एक ही बात है। भाई ने हवाई अड्डे के लिए रवानगी से कबल मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे महसूस हुआ कि अब्बा के अलावा भी कोई है जो मुझे उड़ान भरने में मेरी मदद करेगा। आप मुझे पायलट बनवाएंगे ना? अब्बा कहते कि बहुत पैसे लगते हैं। तेरा अब्बा फ्रांस में काम नहीं करता। आप तो फ्रांस जा रहे हैं ना? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई जरूर, जितनी चाहे उड़ान भर लेना। मैं खुशी से चिल्ला उठी। मगर कुछ अरसे के बाद जब अम्मा को फालिज का अटैक आया तो भाई को फोन किया कि अम्मा का इलाज करवाना है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो अभी सड़क पे रह रहा हूं, कोई नौकरी भी नहीं है। तो अब्बा ने उनके हक में दुआ देते हुए फोन बंद कर दिया। भला हो बड़े चौधरी का। जब उन्हें हमारी परेशानी का मालूम हुआ तो अम्मा का इलाज करवाया। हम बहुत खुश थे कि अम्मा वापस आ गई हैं। मैं भागती हुई बाजी निदा के घर गई और भाई को फोन करके बताया कि अम्मा का इलाज हो गया है, अब वो ठीक है। और कहने लगे, चची पे तो जान भी कुर्बान है, मगर मेरी माली हालत दुरुस्त नहीं थी। शुक्र है अल्लाह का कि अब वो सेहतयाब है। मैं चौधरी साहब के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। भाई की आवाज से शर्मिंदगी झलक रही थी। मैं बोझल कदमों से घर पहुंची। जब मैं घर पहुंची तो मासी शमीम आई हुई थी और वो बता रही थी कि 2,50,000 की जमीन भाई ने खरीदी है। और मेरे कानों में भाई की कांपती हुई आवाज गूंजने लगी कि माली हालत तंग है, परेशान हूं, सोच रहा हूं वापस आ जाऊं। इंसान इतना नाशुक्र कैसे हो सकता है? अगर मदद नहीं करनी थी तो बता देते। मेरे ख्वाब भी टूट चुके थे, मगर इससे ज्यादा दुख भाई के झूठ से हुआ था। अब तो कुछ बाकी नहीं था। अम्मा ने अब्बा के लिए भाई को एक बार फिर मदद के लिए पुकारा। भाई ने वही अल्फाज दोहराए। अम्मा को लगता था कि जरूरत पड़ने पे अपने खुद धूप में और अपनों को छांव फराहम करते हैं, मगर ये उनका फलसफा था। लोग जज्बात को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आखिरी सहारा बड़े चौधरी थे। बड़े चौधरी ने इस बार भी हमारी मदद की थी।
और तकरीबन 6 माह बाद अब्बा बरियो-ज़िम्मा हो गए। हम सब बड़े साहब के मशकूर थे। वो इंसानी रूप में फरिश्ता थे, मगर हम इस बात से नाआशना थे कि ये फरिश्ते के रूप में एक जाबिर है। अब्बा की रिहाई के 2 माह बाद बड़े चौधरी हमारे घर तशरीफ लाए और अम्मा अब्बा को तो जैसे चौधरी साहब के शायान शान कोई जगह नहीं मिल रही थी। चाय के दौर के बाद बड़े चौधरी ने कहना शुरू किया, आप तो जानते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, और वैसे भी मेरे आप पे बहुत एहसानात हैं। चौधरी साहब कुछ मुस्कुराए और वो मुस्कुराहट मेरे वालिदैन के चेहरे पे कई रंग छोड़ गई। चौधरी साहब ने सिगरेट के कश लगाते हुए टांग पे टांग रखकर कहने लगे, बच्चियों वाला घर है और मेरा बेटा भी खूबरू जवान है, एतराज का तो कोई जवाज नहीं। तो बारात कब लाएं आलिया के लिए? साबिर साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि चौधरी साहब को जिंदा गाड़ दें। यकदम खड़े हुए, क्या बकवास कर रहे हो? 40 साल का बददिमाग बूढ़ा है वो, और तुम उसे जवान कहते हो? अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से। अब्बा का जिस्म गुस्से से कांपने लगा, लेकिन आवाज में रोब बदस्तूर था। चौधरी साहब खड़े हुए और तंजिया कहने लगे, इज्जत से रिश्ता मांगने आया हूं, वरना इसे बांदी बनाकर भी ले जा सकता हूं। दौलत के घुमंड में अकड़ता हुआ बाहर चला गया। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। साबिर साहब जानते थे कि ताकतवर की च्यूंटी भी गरीब के ऊंट से भारी है, लिहाजा 2 दिन के बाद आलिया की शादी तय पाई। आलिया तो अभी बदलते रवैयों और टूटे ख्वाबों के टुकड़े भी ना संभाल पाई थी। उसे ये समझना था कि गरीब सिर्फ ख्वाब बुन सकता है, उसकी तामील उसके लिए मुमकिन नहीं है। भूख, जरूरियात और गुर्बत जैसे गुंडे उसे लूटने के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं। वो दुल्हन बनी बैठी थी। जब उसने अपने दुल्हे को पहली बार देखा था, वो 40 साल का लगता था, लेकिन उसकी हरकत 6 साल के बच्चे जैसी थी। उसके मुंह से थूक निकल रहा था, जिसे साफ करने की भी जहमत नहीं करता था, और उसकी अम्मा तो उस पे सदके जा रही थी। उसकी शादी को 1 माह हुआ था। उसे देखकर लगता था कि वो सालों से बेवा है। अब्बा के घर में इतनी आसाइशात नहीं थी जितनी उसे चौधरी साहब के घर मुयस्सर थी। फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसे सुकून और मोहब्बत नहीं मिल रही थी। उसे बीवी के रूप में बांदी बनाकर ही तो लाया गया था। कुछ दिन बाद नेदाबाजी ने चौधरी साहब से इजाजत ली कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है। नेदाबाजी ने भाई का नंबर डायल करके फोन मुझे थमा दिया। मैं इनकार कर रही थी, लेकिन बाजी के इसरार पे बात करने के लिए रजामंद हो गई। हेलो भाई। भाई के सिसकियों की आवाज सुनाई दी। इस सब का मैं जिम्मेदार हूं, मुझे माफ कर दो। भाई, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। शायद कसूर हमारा है कि हमने इंसानों से अच्छाई की उम्मीद रखी थी। ये भूल गए थे कि इंसान तो मुफाद परस्त है, वो तो मदद भी अपने मुफाद के लिए करता है। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि अगर किसी पे एहसान करें तो उसके बदले में किसी पे जुल्म ना करें। चौधरी साहब ने एहसान तो किया, लेकिन अपने पागल बेटे के साथ उनकी नौजवान और हंसती खेलती बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली इन स्टोरीज के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।